हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, अपन ने जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है। और आज अपन उसी सारणी को संशोधित रूप से पढ़ेंगे। ठीक है। और ये जो अपन ने काम किया था वो किया था बेटा हेनरी मोजले ने। ठीक है। अब हेनरी मोजले ने क्या किया था कि जो भी उस समय यानी हेनरी मोजले के समय जो भी अपन के ज्ञात तत्व थे उनको बेटा उन्होंने क्या किया, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा और एक सारणी प्राप्त करी जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, मेंडलीव की आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी। ठीक है। बिल्कुल इजी है। जैसे अपन ने मेंडलीव की आवर्त सारणी इजी रूप में पढ़ी थी वैसे अपन इस सारणी को आराम से इजी रूप में पढ़ेंगे। प्रत्येक पॉइंट को क्लियर करेंगे, साथ में आपको सारणी भी शो करूंगा मैं। ठीक है। ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पास में रख सको, उसको अच्छे से पढ़ सको। ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा के अनुसार क्या होता है। देखो कि मोजले ने, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहोगे, सबसे बेस्ट आपके लिए वही एजुकेशन रहेगा बेटा, क्योंकि वापस रिवीजन भी तो करना होता है। ठीक है। और मैं गारंटी लेता हूँ बेटा, जितने भी नीट के जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, श्योर है 101% जो मैंने चीज करवा दी उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ना कैसे कहीं पे आपको एक रुपया खराब करने की आवश्यकता है। ठीक है। ना कोई ऑनलाइन कोचिंग कोर्स वगैरह कुछ भी खरीदने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो बिंदास पढ़िए, केमिस्ट्री की गारंटी मेरी बेटा, बिल्कुल इजी रूप में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन। देखो मोजले ने अपने समय में ज्ञात ज्ञात तत्वों को आधुनिक आवर्त नियम आधुनिक आवर्त नियम आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार के अनुसार परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखकर एक सारणी प्राप्त करी। एक सारणी प्राप्त की जिसे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहा। ठीक है। ये है बेटा अपन के इसकी नॉर्मल डेफिनेशन। अब एक चीज यहां दिखाई दे रही होगी कि आधुनिक आवर्त नियम क्या चीज होती है। ठीक है। देखो इसके मैं हेडिंग लगा रहा हूं, छोटा सा पॉइंट है बेटा, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम हाँ देखो बेटा, आधुनिक आवर्त नियम है कि जितने भी अपन को जो तत्व है उन तत्वों को यदि अपन परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर नहीं बेटा, परमाणु क्रमांक के आधार पर यदि अपन बढ़ते हुए क्रम में रखें, ठीक है, तो एक निश्चित अंतर के बाद में जो भी तत्व है, ठीक है, उनके तत्वों के अपन के समान गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी अपन को एलिमेंट को रखेंगे अपन, तो जैसे एक वर्ग से स्टार्ट किया घूम के यदि वापस उसी वर्ग में आ रहा अगला एलिमेंट, ठीक है, तो सेम वर्ग वाले जो भी एलिमेंट है उनके जो लक्षण है वो हमेशा क्या रहेंगे बेटा, अपन के समान रहेंगे। ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण है, ठीक है, वो हमेशा परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं बेटा, आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। जबकि अपन ने मेंडलीव में क्या पढ़ा था कि भौतिक और जो रासायनिक गुण है वो अपन के इसके समानुपाती थे परमाणु भारों के।
ठीक है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्हीं तत्वों को, जो मेंडलीव वाले कुछ तत्व थे, कुछ नए जो तत्व ज्ञात हुए, उनको सबको उन्होंने क्या किया बेटा, परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसका नियम के बारे में लिख लेते हैं, 2-4 लाइनें हैं। ठीक है, देखो आधुनिक आवर्त नियम था अपन के मोजले के अनुसार, कहीं पर मोसले है बेटा और कहीं पे मोजले हैं, तो आपको उनको नाम के अनुसार अपन को कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, जैसे मोजले लिख दिया, मोजले के अनुसार तत्वों का मूल लक्षण, तत्वों का मूल लक्षण क्या था बेटा, इसने परमाणु क्रमांक लिया था, जबकि मेंडलीव ने क्या लिया था, परमाणु भार लिया था। तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु भार होता है, न कि परमाणु भार। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे अर्थात जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तो एक निश्चित अंतर के बाद, निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं, समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। चलो एक और लिख लो बेटा, अथवा लगा के एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं अपन, अथवा वो डेफिनेशन है जैसे तत्वों के भौतिक और जो रासायनिक गुण है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बेटा इसके बारे में नॉर्मल डेफिनेशन। अब अपन पढ़ेंगे इस सारणी की कुछ विशेषताएं हैं, बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आप एक बार काम करो बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट लो। अब क्या करना आपको, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं आपको एक सारणी शो कर रहा हूं बेटा स्क्रीन के ऊपर, उस सारणी को अच्छे से देखना एक बार आप। ठीक है, सारणी देखने के बाद में अपन क्या करेंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो और उस सारणी को देखते हुए जो जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, उन पॉइंटों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना, तभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है ना, तो पहला काम, मैं आपको सारणी शो कर रहा हूँ बेटा, उसको आप एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं। देखो इस सारणी में अपन को क्या बेटा अलग अलग विशेषता बता रखी है। विशेषता यानी ये जो वर्ग दे रखे हैं, इसमें बेटा देखो 9 वर्ग दे रखे हैं, टोटल 9 वर्ग दे रखे हैं, और जो अपन के आवर्त है वो बेटा 7 दे रखे हैं। ठीक है ना, और कुछ जैसे अपन के एक से
जो 7 वर्ग है ना बेटा, इन वर्गों को ठीक से देखो आप, इनको उपवर्गों में बांट रखा है, ए व बी में, ठीक है। और जो 8वां वर्ग है उसको 3-3 पंक्तियों में बांट रखा है, 8 8 8 देखो 3 पंक्तियों में बांट रखा है। और 9वां वर्ग है जिसको शून्य वर्ग भी बोला जाता है बेटा, ठीक है, वो अपन के एक अलग ही भाग है। और जो तीसरा वर्ग है उसके छठे और सातवें अवश्य देखो बेटा ध्यान लगा के कि 14 तत्वों को उठा के सारणी को नीचे रख दिया है, जिसको आप लेंथेनोइड और एक्टिनोइड बोलते हैं बेटा, ठीक ना। तो आप इसको एक बार देखो अच्छे से, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं बेटा, इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं अपन। अब इसमें देखो नेक्स्ट अपन हेडिंग लगाते हैं बेटा, आधुनिक आवर्त की विशेषता। हेडिंग लगा रहा हूं मैं, क्या हो गया हेडिंग के, हाँ, आधुनिक आवर्त की विशेषता। आधुनिक आवर्त की विशेषता, इस विशेषताओं को अपन को ध्यान से पढ़ना बेटा कि भाई कौन सी विशेषता है, क्या काम आ रही है, ठीक है। पहली चीज बता रहा हूं बेटा कि मोजले ने क्या किया था बेटा, जितने भी तत्व है उन सबको परमाणु भार के बढ़ते, सॉरी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखा। तो पहला पॉइंट अपन का यही हो गया, ठीक है, कि पहला पॉइंट है बेटा अपन के हाँ, इस सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा, के बढ़ते हुए क्रम में रखा, ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी है। पहला पॉइंट अपन का हो गया कि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखा। उसके बाद में दूसरा है बेटा, इस सारणी में आपने देखा होगा कि टोटल 7 आवर्त है, ठीक है। तो इसका लिख देता हूं मैं कि इसमें, या इसमें मतलब आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त, ठीक है, 7 आवर्त, ठीक है। अब देखो जो पहला आवर्त है, पॉइंट नंबर 1, पहला जो आवर्त है उस पहला आवर्त में आप गौर से देखो बेटा, पहले आवर्त के अंदर अपन के 2 तत्व है, कितने हैं बेटा अपन के 2 तत्व है, और इसको बोला जाता है अपन के अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, ठीक है। आवर्त का मतलब तो समझते होंगे कि जो इस प्रकार की लाइन है, ऐसे तिरछी लाइन है, 1 2 3 4, ये है बेटा आवर्त। वर्ग बोला जाता है इसको, ऐसे जो खड़ी लाइन है, ठीक है ना, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग, ऐसे वर्ग, ठीक है। अब देखो पहला आवर्त तो ये हो गया, दूसरा आवर्त है अपन के, दूसरा और तीसरा दोनों आवर्त को देखो बेटा ध्यान से। जब दोनों आवर्त को ध्यान से देखोगे ना तो उसमें आपको लगेगा कि दोनों में 8 तत्व है, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं मैं अपन के दूसरा व तीसरा आवर्त, ठीक है। इसमें है बेटा 8 तत्व, और 8 तत्व होने के कारण इसको बोला जाता है अपन के लघु आवर्त, ठीक है। पहले अति, फिर उसके बाद में लघु, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन का तीसरा आ गया, चौथा और पांचवा, चौथा व पांचवा आवर्त। इसमें है बेटा अपन के 18 तत्व, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है अपन के, ये लघु हो गया, और लघु से थोड़ा बड़ा, यानी इसको अपन बोलेंगे बेटा दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त,
आई चीज समझे? ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर अपन के नेक्स्ट वाला है चौथा पांचवा आ गया। फिर ये बेटा छठा आवर्त। छठा जो आवर्त है, ठीक है, इस आवर्त में 32 तत्व है। कितने हैं अपन के? 32 तत्व। इसलिए इसको बोला जाता है बेटा दीर्घतम आवर्त। क्या बोला जाता है? दीर्घतम या अति दीर्घ बोल सकते हो। चलो लिख देते हैं अपन अति दीर्घ आवर्त। ठीक है, अति दीर्घ आवर्त हो गया। अब अपन के सातवां आवर्त। सातवां जो आवर्त है, इस आवर्त में 28 तत्व है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है बेटा अपूर्ण आवर्त। क्या बोला जाता है इसको? अपूर्ण आवर्त बोला जाता है। यानी जबकि होना क्या चाहिए इसमें? इसमें भी 32 आवर्त होने चाहिए, सॉरी 32 तत्व होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपन के किसके बारे में? आधुनिक आवर्त सारणी के जो अपन के 7 आवर्त है उसके बारे में। देखो पहला जो अपन के आवर्त है उसमें कितने हैं? 2 तत्व है, इसलिए उसको अपन क्या बोलेंगे? अति लघु बोलेंगे। ठीक है, फिर अपन के दूसरे और तीसरे में अपन के 8 तत्व है। ठीक है, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा? लघु बोलेंगे। ठीक है, फिर अपन के चौथा और पांचवा में बेटा क्या? 18 तत्व, इसलिए उसको अपन क्या बोल दिया? दीर्घ आवर्त बोल दिया। देखो क्रम के अनुसार चल रहा है, अति लघु फिर दीर्घ फिर अपन के अति दीर्घ। ठीक है, और अति दीर्घ यानी छठा आवर्त जो अपन के उसमें 32 तत्व है बेटा। ठीक है, आप सारणी को गौर से देखो, सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी। उसके बाद में जो अपन के लास्ट सातवां जो आवर्त है उसमें बेटा 28 तत्व। ठीक है, कुछ तत्व सारणी में 100 हो रखे हैं, कुछ नहीं हो रखे। ठीक है, तो जो 28 तत्व है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अपन के अपूर्ण आवर्त, यानी ये पूरा आवर्त नहीं है। जबकि पूरा आवर्त कब होता है? जब इसमें अपन के 28 जो तत्व है वो आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो ये तो हो गया अपन का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो 7 आवर्त है, 7 आवर्तों में जो तत्व है, ठीक है, जो तत्वों की जो संख्या है वो क्रम से किस प्रकार की होगी बेटा? देखो 2 8 8 18 18 32 28। तो यहां लिख देते हैं अपन 2 8 8 18 18 32 28। ठीक है, ये अपन के 7 आवर्त हो गए बेटा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हो गए सारे का सारे 7। अब बात आती है अपन के पॉइंट नंबर 4 की। इसमें मैंने क्या बोला था कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी इसमें अपन के टोटल 9 वर्ग बना रखे हैं। ठीक है, 9वां जो वर्ग है उसको शून्य वर्ग बोला हुआ है, और जो 8वां वर्ग है उस 8वें वर्ग को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, 8 8 8। ठीक है, और एक जो अपन के एक से लगा के जो 7 अपन के जो वर्ग है उन सब वर्गों को उपवर्ग में बांटा हुआ है, ए बी ए बी ए बी, इस प्रकार। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन को आ जाएगा कि वर्ग 1 से 7 तक। चलो पहले ये लिख देते हैं अपन कि टोटल वर्ग कितने अपन के आधुनिक आवर्त सारणी में? वर्ग, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग है अपन के टोटल बेटा 9। ठीक है, इन 9 वर्ग में जो अपन के 1 से 7 है, 7 वर्ग, इसको अपन के उपवर्ग में बांटा, उपवर्ग में बांटा, यानी ए व बी में। ठीक है, उसके बाद में जो 8वां वर्ग है, 8वां वर्ग, ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, 3 भागों में, यानी ये अपन का 8 8 और 8 रोमन संख्या में लिखे हुए हैं। ठीक है, और एक है बेटा अपन का जो 9वां वर्ग है, 9वां वर्ग, इसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है, यानी 9वां वर्ग यानी अपन के शून्य वर्ग, शून्य, या आप इसको 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गई अपन के बेसिक जानकारी जो अपन के सारणी के बारे में थी। ठीक है, और एक चीज आप देखो बेटा थोड़ा ध्यान लगा के,
ये जो अपन का तीसरा वर्ग है ना, नीचे जो सारणी दे रखी है, ठीक है, दो श्रेणियां दे रखी है नीचे, एक तो लेंथेनॉइड की, दूसरी एक्टिनॉइड की है। इस लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को बेटा हमेशा दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि ये हमेशा तीसरे वर्ग के एलिमेंट है। क्या है? तीसरे वर्ग के एलिमेंट है, और इनका जो आवर्त है वो छठा और सातवां है। अच्छे से दिमाग में बैठा लो, छठा और सातवां आवर्त, और इसका जो वर्ग है वो हमेशा सदैव कौन सा रहेगा? तीसरा रहेगा। ठीक है, तो जगह नहीं होने के कारण या एडजस्ट नहीं करने के कारण उसको क्या कर दिया बेटा? नीचे डाल दिया, अलग सारणी बना दी। ठीक है, जबकि इसका जो गुणधर्म है ना, वो अपन के तीसरे वर्ग और छठे और सातवें आवर्त से मिलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा कि वर्ग 3 से वे 6वें 7वें 6वें 7वें आवर्त से 14 तत्व सारणी के नीचे ठीक है, और जिनको बोला जाता है बेटा अपन के लेंथेनॉइड, व एक्टिनॉइड। आगे चीज समझे, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 5। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट अपन और करते हैं आगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन अगला छठा पॉइंट करते हैं। देखो पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है कि जो बेटा यूरेनियम 92 है, ठीक है, इसके जो बाद वाले तत्व है, ठीक है, इन तत्वों को बेटा बोला जाता है अपन के ट्रांस यूरेनिक। क्या बोला जाता है अपन के? ट्रांस यूरेनिक। ट्रांस यूरेनिक, या आप इसको पोस्ट यूरेनिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा इसको? पोस्ट यूरेनियम या यूरेनिक भी बोल सकते हो, पोस्ट यूरेनिक, और या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा परा यूरेनियम। ठीक है, एक तो हो गया अपन के पोस्ट यूरेनियम, और एक बोला जाता है बेटा परा यूरेनियम। ठीक है, कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से दिमाग में बैठ गया। 92 के बाद वाले जो अपन के यूरेनियम के बाद वाले जो भी तत्व है वो ट्रांस यूरेनियम में, यानी यूरेनियम से रिलेटेड है, इनके जो गुणधर्म वगैरह है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है जो दूसरा आवर्त है और एक जो तीसरा आवर्त है, इन दोनों आवर्तों को बेटा प्रारूपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रारूपी, प्रारूपी तत्व, या फिर बोलते हैं बेटा निरूपक, निरूपक तत्व। अब क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है बेटा, ये जो दोनों आवर्त है ना, ठीक है, वो अपने वर्ग के जितने भी तत्व है, ठीक है, उन सब का क्या होता है बेटा? प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मेन लीडर है ये। ठीक है, तो इसका लिख देता हूं मैं, क्योंकि क्योंकि यह अपने वर्ग के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। एक अपन के पॉइंट नंबर 8, पॉइंट 8 है बेटा अपन के जो तीसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त, इसको बोला जाता है बेटा हमेशा सेतु तत्व। क्या बोला जाता है इसको? सेतु तत्व। अब सेतु तत्व का मतलब क्या है? सेतु तत्व का मतलब बेटा इसमें जो अपन के उपवर्ग दे रखे, तीसरे आवर्त में जितने भी जो अपन के उपवर्ग दे रखे हैं ना, ठीक है, उनके गुण दोनों उपवर्गों से मिलते हैं।
उस वर्ग के जो गुण है वो क्या रहेंगे बेटा, दोनों उपवर्ग से मिलेंगे। ठीक है, तो इसका लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये अपने वर्ग के, ये अपने वर्ग के उपवर्ग ए व बी दोनों गुणों में समानता दिखाते हैं, दोनों गुणों में समानता रखते हैं, दोनों गुणों में समानता। ठीक है, दोनों गुणों में समानता रखते हैं या दिखाते हैं। ठीक है, हो गया बेटा इजी। अब देखो पॉइंट नंबर 9। चलो इसका एक उदाहरण बता दूं। जैसे तीसरा आवर्त की बात करें तो देखो बेटा, हाइड्रोजन है, ठीक है, लिथियम, और तीसरा आवर्त है बेटा अपन के जैसे सोडियम। ठीक है, ये जो सोडियम है ना बेटा, इसके जस्ट नीचे वाले जो एलिमेंट है, देखो एक तरफ देखो बेटा आप रूबिडियम आ रहा है, एक तरफ अपन के एक तरफ पोटेशियम आ रहा है, एक तरफ अपन के कॉपर आ रहा है, एक तरफ रूबिडियम आ रहा है, एक तरफ एजी आ रहा है, एक तरफ क्या आ रहा है बेटा अपन के सीएस आ रहा है, एक तरफ अपन के एयू आ रहा है। ठीक है, इसके गुण इससे भी मिलते हैं, इसके गुण इससे भी मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है अपन के बेटा, सेतु तत्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अपन के पॉइंट नंबर 9। नौवां पॉइंट है अपन के कि देखो बेटा, दूसरे और जो तीसरे आवर्त के तत्व है, दूसरे व तीसरे आवर्त के जो तत्व है, तत्व वो बेटा देखो अपने वर्ग के तत्वों से तो समानता रखते ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी है, ये अपने से तिरछे जो तत्व है उनसे भी गुणों में समानता रखते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, देखो दूसरे व तीसरे आवर्त के तत्व अपने वर्ग से तो समानता रखते हैं, समानता रखते हैं, लेकिन साथ साथ लेकिन साथ साथ अपने से तिरछे, अपने से तिरछे स्थित जो तत्व है ना बेटा, उनसे भी गुणों में समानता रखते हैं। तिरछे स्थित तत्वों से भी गुणों में समानता रखते हैं। और इस संबंध को, ये जो संबंध है ना बेटा तिरछे गुणों से समानता रखने वाला, इसको बोला जाता है अपन के विकर्ण समानता। ठीक है, समानता रखते हैं, इस संबंध को विकर्ण समानता या फिर अपन के विकर्ण संबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है अपन के, विकर्ण संबंध या विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक है, ये हो गए अपन के। जैसे अपन के एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं, कि जैसे अपन के जो फर्स्ट वर्ग है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसमें देखो बेटा जैसे इसका अपन के सेकंड और थर्ड लेते हैं अपन, इसका सेकंड और थर्ड, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और इसका नीचे वाला जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, इनके गुण आपस में तो मिलते ही हैं। ठीक है, लेकिन बेटा इनके गुण इनसे भी मिलते हैं इस प्रकार तिरछे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विकर्ण संबंध या विकर्ण समानता बोली जाती है। ठीक है, तो ये हो गई बेटा इसकी आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं।
अगला पॉइंट है बेटा अपन के मूल आवर्त सारणी के दोषों का निवारण। ठीक है, ये सारणी बनाने से जो अपन के मेंडलीव के जो मूल आवर्त सारणी जो अपन ने कल पढ़ी थी उसके दोषों का किस प्रकार निवारण होगा। ठीक है, तो देखो हेडिंग लगाते हैं अपन, मूल आवर्त सारणी के दोषों का निवारण, दोषों का निवारण। ठीक है, ये अपन की हेडिंग रहेगी। अब देखो मूल आवर्त सारणी के दोषों के निवारण के अंदर है, पहला है बेटा कि मेंडलीव ने क्या किया था कि जो अपन के अधिक परमाणु भार वाले जो तत्व है, अधिक परमाणु भार वाले जो तत्व है, ठीक है, उनको बेटा कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रख दिया था। तत्वों, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखना, पहले रखना, ये अपन का है पहला पॉइंट बेटा। अब इसमें कि जो अपन के आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, उसको तो परमाणु भार से कोई लेना देना नहीं भाई, क्योंकि उसको तो मतलब किसी परमाणु क्रमांक से मतलब है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक के हिसाब से अपन देखेंगे तो वो तत्व क्या एकदम व्यवस्थित है। ठीक है, तो ये अपन के जो रोग था वो भी अपन के क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर रखा था, इसलिए ये अपन के उसमें प्रॉब्लम आई थी। अब जब मोजले ने इसको क्या कर दिया बेटा, परमाणु क्रमांक के आधार पर रख दिया, तो अपन के जो इसमें क्यूरी आ रखी थी वो क्या हो गई बेटा, सोल्व हो गई, क्योंकि अपन को परमाणु भार में रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, और आवश्यकता नहीं पड़ी तो ये अपन को जो पॉइंट है वो अपने आप सोल्व हो गया। ठीक है ना, तो देखो जैसे उसने एग्जाम्पल में क्या किया था बेटा, देखो एग्जाम्पल में जैसे जो आर्गन है, ठीक है, आर्गन और पोटेशियम, ये बेटा अपन के 18 नंबर का तत्व है, ये 19 नंबर का तत्व है। ठीक है, इसका जो परमाणु भार है वो होता है 39.9 और इसका होता है बेटा एग्जैक्ट होता है 39.1। ठीक है, तो देखो आर्गन पोटेशियम, ठीक है, जो अपन की वर्तमान जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर, तो 18 के बाद में 19 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन जो मेंडलीव ने बनाई थी उस समय गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि देखो बेटा परमाणु भार पहले अधिक है 39.9 है, इसका 39.1 है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम आई थी वो अपन के क्या हो गई बेटा, सॉल्व हो गई। तो को यहां लिख देता हूं अपन से पहले रखना। ठीक है, ये तो हो गया अपन के एग्जाम्पल नंबर एक। चलो और बता देता हूं आपको मैं कि जैसे कोबाल्ट और जो निकिल है, सेकेंड कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है बेटा, कोबाल्ट आता है 27 पे, ये 27, ये हो गया बेटा 28। ठीक है, इसका 58.9 होता है और इसका 58.7 होता है। ठीक है, जबकि जो अपनी वर्तमान की जो सारणी है उसके हिसाब से तो ये सही है, लेकिन परमाणु भार के हिसाब से गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी अपन के क्या हो गई थी, पहले रखना, ये प्रॉब्लम भी अपन के सॉल्व हो गई। ठीक है, दूसरा है बेटा समस्थानिकों का स्थान, पॉइंट नंबर 2। दूसरा है अपन के समस्थानिकों का स्थान। अब देखो समस्थानिकों के स्थान में क्या दिक्कत थी कि समस्थानिक किसको बोला जाता है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, और परमाणु भार क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अब जब मेंडलीव ने इन जो तत्वों को रखा था समस्थानिकों को, उनको एक वर्ग के अंदर रख दिया तो गड़बड़ हो गई ना। गड़बड़ ऐसे होगी कि ये जो तत्व है, ठीक है, वो समस्थानिक है ना, परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। और जबकि वो जो सारणी थी वो किसके ऊपर थी, परमाणु भार के हिसाब से थी, और परमाणु भार के हिसाब से तो आप इनको एक वर्ग में रख ही नहीं सकते, इनको अलग अलग वर्ग में रखना पड़ेगा परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, और जब परमाणु क्रमांक के हिसाब से देखा तो ये अपना आप सोल्व हो गया कि भाई ये जो तत्व है, हाँ ठीक है, अपन इसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रख सकते हैं और एक ही वर्ग में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। ठीक है, जैसे अपन के ये जो 1H1 है, चलो इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं अपन के 1H1
ये जो अपन के हाइड्रोजन के समस्थानिक है बेटा 1s2 1s3, यानी इसको बोला जाता है बेटा अपन के, ये हाइड्रोजन है जिसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोला जाता है। पी, डी और टी से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इनको एक स्थान पे रखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा एग्जांपल जैसे अपन का जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो समस्थानिक है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है बेटा? 8 नंबर पे आता है। ठीक है, तो तीनों के परमाणु क्रमांक समान हो गए और इनके परमाणु भार क्या हो गए बेटा? अलग अलग है। और परमाणु भार अलग अलग है, फिर भी अपन के इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला? क्योंकि अपन के ये जो सारणी है वो तो परमाणु क्रमांक के आधार पे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है बेटा समभारिक O का स्थान। पॉइंट नंबर 3, समभारिकों का स्थान। अब समभारिकों का जो स्थान वाली जो समस्या थी कि भाई समान भार वाले तत्वों को उसने क्या कर दिया था बेटा? मेंडलीफ ने अलग अलग जगह रख दिया था। ठीक है, और इसमें जो समान भार वाले तत्व है उनको अलग अलग रखने से फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि ये तो परमाणु क्रमांक पर चल रही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई। जैसे अपन के एग्जांपल लें तो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 18 नंबर, ये 19 नंबर, ये 20 नंबर, इसका भी लगभग 40, इसका भी लगभग 40 और इसका भी लगभग 40। ठीक है ना, तो अब इनको अलग अलग जगह पे रखे तो क्या फर्क पड़ने वाला? क्योंकि अपन की जो सारणी है वो तो अपन के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा अपन के पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है एक्रिय गैसों का स्थान। पॉइंट नंबर 4, एक्रिय गैसों का स्थान। मेंडलीफ ने तो आपको पता है एक्रिय गैसों का स्थान दिया ही नहीं था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या बेटा जो सबसे लास्ट वाला जो 0 वर्ग बना रखा है वो किसका है? एक्रिय गैसों का है। ठीक है, तो इसका हो गया अपन के 0 वर्ग के रूप में एक नया वर्ग जोड़ दिया, वो एक्रिय गैसों के लिए। तो यहां लिख देते बेटा 0 वर्ग, 0 वर्ग जोड़ा। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम थी अपन के मूल आवर्त सारणी में उनका इसमें सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा चाहे कितना ही वैज्ञानिक एक्सपर्ट हो कुछ ना कुछ तो गलतियां करता ही है। ठीक है, अब इसने गलतियां क्या करी मोजले ने, यानी कहने का मतलब है जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या क्या दोष थे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन हेडिंग लगाते बेटा आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। और पहला तो आपको पता ही है बेटा, वो तो सब में ही आप अभी भी भाग रहा है, दीर्घाकार आवर्त सारणी बन गई उसमें भी यही दिक्कत आ रही है। पहला अपन के हाइड्रोजन का स्थान, ये तो अभी तक सुनिश्चित हुआ ही नहीं, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके गुणधर्म अपन के पहले और 7वें दोनों वर्ग से मिलते हैं। हाइड्रोजन के गुण प्रथम, चलो ऐसे लिख देता हूं आपके, पहले वे 7वें वर्ग से, 7वें वर्ग से मिलते हैं। और जबकि रखा हुआ कहां है बेटा? रखा हुआ अपन के यहाँ है सिर्फ पहले वर्ग में। ठीक है, तो ये दिक्कत आ गई थी बेटा। और एक दिक्कत और थी बेटा, जो असमान गुणों वाले तत्व हैं उनको एक समूह में रख दिया। तो दूसरा अपन के पॉइंट हो गया अपन के असमान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रखना। असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना, एक ही समूह में रखना। ठीक है, अब कैसे? जो बेटा उपवर्ग वाले है ना, उपवर्ग फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, ठीक है, उनको क्या किया बेटा? तत्वों के गुणों में असमान होने के बावजूद भी उनको क्या कर दिया? एक ही वर्ग में रख दिया। यानी वर्ग फर्स्ट में डायरेक्ट डाल दिया दोनों को, दोनों उपवर्गों को मिला के क्या बना दिया? फर्स्ट वर्ग बना दिया। फिर अपन के सेकंड वर्ग बना दिया, फिर थर्ड वर्ग बना दिया। यानी जो उपवर्ग थे उनको क्या कर दिया बेटा? एक वर्ग फर्स्ट में कर दिया था। इसकी वजह से ये जो अपन के क्या हो गया बेटा? दोष हो गया। तो इसको मैं लिख देता हूं फर्स्ट वे सेकंड, फर्स्ट वे सेकंड उपवर्ग को वर्ग फर्स्ट में रखना, जिसके गुण क्या थे बेटा? अपन के असमान थे। गुण असमान होने के बावजूद भी
क्या कर दिया बेटा, उन्होंने अपन के इस ग्रुप में अपन के क्या कर दिया, साथ में रख दिया। तो ये गड़बड़ हो गई ना बेटा, ठीक है। और एक है बेटा जो अपन के समान गुण वाले जो तत्व है, ठीक है, उनको भी इन्होंने क्या कर दिया बेटा, अलग अलग जगह पर रख दिया, ठीक है। देखो चलो एक पॉइंट देखता हूं मैं आपके, कोई पॉइंट बाकी नहीं रहना चाहिए बेटा, क्योंकि आप अच्छे से जो तैयारी कर रहे हो, तो यदि हम कुछ गलती करोगे तो आप आगे जाके उससे और ज्यादा गलती करने वाला हो। हम गलती नहीं करें, कोशिश रखें, तो आप उस चीज को परफेक्ट कर पाओगे ना, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा अपन के, जैसे पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है बेटा जो समान गुण वाले थे तो उनको अलग अलग रख दिया, समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखना, अलग अलग समूह में रखना, ठीक है। कैसे, जो बेटा देखो देखो कॉपर, एजी और प्लेटिनम है सारणी में, देखो आप कॉपर, एजी व प्लेटिनम, इनके गुण बेटा समान है, फिर भी क्या हो गया बेटा, इनको अलग अलग वर्ग में रख दिया। इनके गुण समान, फिर भी अलग अलग वर्ग में रखा, अलग अलग वर्ग में रखा। ये हो गया अपन के पॉइंट नंबर 3। कुछ पॉइंट है वो इधर ही लिख देता हूं आपके। पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 देखो बेटा, पॉइंट नंबर 4 है धातु और अधातुओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाया। पॉइंट नंबर 4, धातु और अधातुओं को सबको मिक्स रखे उसका अध्ययन कर दिया बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया अपन के धातु और अधातु की स्थिति, इसको स्पष्ट नहीं कर पाया बेटा। वो धातु और अधातु की जो स्थिति है उसको स्पष्ट नहीं किया था इसने, ठीक है। और एक बेटा जो दुर्लभ मृदा तत्वों का जो स्थान है, पॉइंट 5, दुर्लभ मृदा तत्व का स्थान। अब दुर्लभ मृदा तत्व क्या होता है बेटा, दुर्लभ मृदा तत्व जो अपन के सारणी के अंदर नीचे दो दो श्रेणियां दी हुई है बेटा, एक्टिनोइड और लेंथेनोइड, उसको बोला जाता है दुर्लभ मृदा तत्व, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया बेटा, इसको सारणी में जगह नहीं देकर इन तत्वों को क्या कर दिया, सारणी के नीचे डाल दिया, तो उनकी जगह फिक्स नहीं कर पाया, ठीक है। तो उनकी स्थिति का भी उसने क्या किया, अपन को नहीं बताया कि भी ये कैसे हुआ या क्यों हुआ, ठीक है। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 6, जो तत्व है इसने उन्हीं तत्वों का अपन के आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर पता चलता है, इस सारणी को देख के, जिनकी बेटा संयोजकता क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है। और यदि कोई तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शा रहा है, जैसे कॉपर है, कॉपर परिवर्तित संयोजकता दिखाता है, कभी एक भी दिखाता है, कभी दो भी दिखाता है। ये संयोजकता क्या चीज है वो अब मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इस चीज का भी उसने जिक्र नहीं किया, सिर्फ इस सारणी से केवल जो एक संयोजकता दिखाने वाले जो तत्व है उनके बारे में अपन पता लगा सकते हैं। तो इसका लिख देता हूं मैं अपन के बेटा, तत्वों की केवल एक संयोजकता दिखाना, तत्वों की केवल एक संयोजकता दिखाना, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट अपन के पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है बेटा जो 8वां वर्ग उसने 3 भागों में जो डिवाइड किया, उसका स्पष्टीकरण दिया ही नहीं इसने, ठीक है। तो पॉइंट नंबर अपन के 7 हो गया, 8वें वर्ग को 3 भागों में बांटा, 8वें वर्ग को 3 भागों में बांटा, लेकिन इसका स्पष्टीकरण भी नहीं दिया था इस वैज्ञानिक ने, ठीक है। और एक जो अपन के पॉइंट नंबर 8वां है, ये जो दीर्घ आवर्त है, जो बड़ा वाला जो आवर्त है, ठीक है, उसको 2 श्रेणियों में बांटने का जो अपन के स्पष्टीकरण है ना, वो भी नहीं दिया था। आप देखोगे उस ध्यान से, जो दीर्घ आवर्त श्रेणी है, दीर्घ आवर्त में 2 श्रेणियों का निर्माण, इसका स्पष्टीकरण भी अपन के हेनरी मोजले ने नहीं दिया, ठीक है। तो ये चीज हो गई बेटा अपन के हेनरी मोजले के द्वारा मेंडलीव की आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी, ठीक है। इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल से बता दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है।
अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अपन के मॉडर्न जो है सबसे अभी जो लेटेस्ट चल रही है दीर्घाकार आवर्त सारणी, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।